Hello friends, welcome to Study by Technologies, and in our today's session we are going to discuss about respiration in plants. Now in this chapter, first of all we'll discuss about what is respiration, why it is required, number one. Number two, what are the basic characteristics and what is the basic equation which is involved in respiration. We will also discuss about the basic differences between respiration and burning, and how the respiration takes place in plants and whatever the organisms are involved in that. After that, we will also discuss a few details about respiration and photosynthesis, and we'll also see what are the various types of respiration. So guys, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एक इक्वेशन क्या होती है रेस्पिरेशन के लिए। फिर हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन और बर्निंग के बीच में क्या डिफरेंस है। आफ्टर दैट हम लोग ये देखेंगे कि एक प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से हो सकता है और उसके कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे इसमें। फिर हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन अगर जब प्लांट में हो रहा है और प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी हो रही है तो उन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। सो लेट्स गो अहेड एंड हैव अ सेशन फॉर दिस। तो गाइज, हम अगर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें तो उनकी कुछ लाइफ एक्टिविटीज होती हैं, कुछ लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, राइट। वो लाइफ प्रोसेसेस हो सकते हैं लाइक बिल्डिंग अप ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम अमीनो एसिड, स्टार्च फ्रॉम ग्लूकोज, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज। अब जितने भी सेल्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, उन सभी को एनर्जी की जरूरत होती है, एंड ऑल ऑफ देम आर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज ओनली, राइट। तो ग्लूकोज जिस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी रिलीज करेगा, या और भी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे प्लांट्स में, द वे इन विच दे आर रिलीजिंग द एनर्जी, दैट प्रोसेस इज एक्चुअली नोन एज रेस्पिरेशन। Alright guys, so as you can see here, this respiration is basically a biochemical process under which the decomposition of organic compounds like simple sugar, simple carbohydrate, glucose, etc. that take place within the living cells along with the release of energy. यानी कि आपके जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट, वो ब्रेक करेंगे और उनके ब्रेक होने के साथ ही जो है एनर्जी रिलीज होगी, जिसके थ्रू आपके प्लांट और एनिमल्स के जो भी सेल्स हैं वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज को कंप्लीट कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो इक्वेशन क्या होगी जिसके थ्रू हमारा सिंपल ग्लूकोज ब्रेक होगा और एनर्जी रिलीज होगी। Now guys, as you can see here, the equation for glucose is C6H12O6, right? और इसको जब हम ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे, it will give you 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water along with energy, right? अब ये इक्वेशन आपकी बता रही है कि आपके जब भी ग्लूकोज या शुगर जब भी बर्न होगा या ऑक्सीडाइज होगा तो किस तरह से आपका वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी फॉर्मेशन होगा, राइट।
तो अब गाइस चलिए देखते हैं हम लोग कि आपके इस रेस्पिरेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं. तो लेट्स गो अहेड. ऑलराइट गाइस, तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका रेस्पिरेशन बेसिकली आपका ग्लूकोज को ब्रेक करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेगा और इसके अलावा एनर्जी ऑब्वियसली. तो ये पूरा प्रोसेस कुछ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस में डिवाइडेड होता है. तो इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं. सबसे पहले फर्स्ट वन इज योर ग्लाइकोलिसिस और दूसरा होता है कर्ब साइकिल. ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, आपका ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में ब्रेक होता है. इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है और ये होता है आपके साइटोप्लाज्म में. ऑलराइट गाइस, तो जैसा आप देख सकते हैं कि आपके ग्लाइकोलिसिस के बाद होगी कर्ब साइकिल. कर्ब साइकिल में हमारा जो पायरुविक एसिड बना है हमारे ग्लाइकोलिसिस के दौरान वो ब्रेक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में अलोंग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. और ये पूरा प्रोसेस होगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में और इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी. ऑलराइट गाइस, तो अब हम लोगों ने ये देख लिया है कि आपके रेस्पिरेशन के लिए दो स्टेप्स होंगे. फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस एंड सेकेंड वन इज कर्ब साइकिल. ऑलराइट, और इन दोनों स्टेप्स को कंट्रोल करने के लिए हमारी एक पर्टिकुलर एंजाइम होती है. ये दोनों ही स्टेप एक पर्टिकुलर एंजाइम के थ्रू कंट्रोल किए जा सकते हैं. ऑलराइट, अब आते हैं हम लोग इस एनर्जी के प्रोसेस के लिए. राइट, तो जो भी एनर्जी लिबरेट होगी हमारे इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान, राइट, उसका मेजर पार्ट जो होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी और ये केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. राइट, और इसमें से बहुत थोड़ा सा पार्ट होगा, अ वेरी लिटिल पार्ट ऑफ इट will be liberated in the form of heat. तो जो भी एनर्जी लिबरेट होगी सबसे पहले वो एज अ केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगी और कुछ पार्ट उसका एज अ हीट रिलीज होगा. अब जो एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. राइट, और ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से सेल को जब भी एनर्जी की जरूरत होगी cell will be able to extract that energy.
as you can see here that adenosine triphosphate has three molecules of phosphate groups, right? They have actually three phosphate groups over here. So at the moment the energy is required, or whenever the energy is released, or whenever it is supposed to release, then these three molecules will get into the two different molecules of phosphate group, and this forms the adenosine diphosphate. ऑलराइट, जब भी हमारी एटीपी की एनर्जी कोई सेल यूज कर लेगा, उसके बाद क्या होगा, ये एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, दैट इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. ऑलराइट, और जब भी एनर्जी और जरूरत होगी, जब भी हमें और एनर्जी मिलेगी फर्दर सेल्स के ब्रेकडाउन से, फर्दर ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, हमें वापस जो है एडीपी हमारा फिर से एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा. और इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एटीपी साइकिल, दैट इज नोन एज एटीपी साइकिल. यानी कि एटीपी पहले एडीपी में कन्वर्ट होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और जब वापस एनर्जी मिलेगी इट विल कम बैक टू एटीपी अगेन, राइट. अब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, जब एक मॉलिक्यूल पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है, so it gives around 38 molecules of ATP. We can write here that one glucose gives you around 38 ATP of energy. Alright, so this is how the energy process or energy formation or energy release from the glucose molecule takes place with the help of respiration. Alright guys, so now let's see the difference between respiration and burning. The point is why we are studying and why are we comparing this respiration along with the burning. The reason is both the processes involve the liberation of energy, right? So what are the basic difference between them? अब दोनों ही प्रोसेस में जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस इज आपका रेस्पिरेशन इज अ सेलुलर प्रोसेस, ये बॉडी सेल्स के अंदर ही होता है, राइट? इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट वन इज इट इज इन केस ऑफ बर्निंग इट इज अ नॉन सेलुलर प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, राइट? दूसरी बात, आपके रेस्पिरेशन में इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप, जैसा कि अभी आपने देखा, राइट? लाइक ग्लाइकोलिसिस एंड कर्ब साइकिल. मगर आपका बर्निंग इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. नेक्स्ट पॉइंट इज आप रेस्पिरेशन में एनर्जी जो होगी वो स्टेप्स में रिलीज होगी, जैसा कि अभी आप देख चुके हैं. लाइक इट रिलीजेस 38 स्टेप्स and 38 molecules of ATP are released in by the one molecule of glucose and so on. But burning के केस में ये spontaneous immediate release होगी, right? Next one is respiration is controlled and carried out with the help of enzymes. But burning में इस तरह के किसी भी तरीके के एंजाइम की जरूरत नहीं होती है.
In case of respiration, the energy is stored in the form of ATP, that is adenosine triphosphate, that's what we have just studied. But in case of burning, the energy is released in the form of heat and light spontaneously or immediately. And that last point, respiration आपके body temperature पे ही होता है, but burning comparatively काफ़ी high temperature पे ही हो सकती है, takes place at a very high temperature as compared to the respiration. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आपका रेस्पिरेशन प्लांट के 3 इनलेट्स में होगा। स्टोमेटा से आपका ऑक्सीजन एंटर करेगी, लेंटिसेल्स जो कि आपके ओल्ड स्टेम्स और रूट्स में हो सकते हैं किसी प्लांट के, और इसके अलावा रूट्स की जनरल सरफेस पे भी ये एंटर कर सकती है ऑक्सीजन इन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ऑलराइट, अब ये रेस्पिरेशन प्लांट्स में डे और नाइट दोनों टाइम पे होता है। फाइन। अब अगर हम पहले डे टाइम की बात करते हैं तो डे टाइम पे क्या होगा? सबसे पहली बात तो स्टोमेटा आपका ओपन रहेगा, राइट, एंड स्टोमेटा ओपन रहेगा, दैट मीन्स द फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना बनाते हैं, राइट। अब इस फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होगी, दैट ऑल ऑफ यू नो, राइट। अब ये ऑक्सीजन का मेजर पार्ट जो होगा दैट विल गेट डिफ्यूज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, और बहुत थोड़ा सा पार्ट इस ऑक्सीजन का चला जाएगा रेस्पिरेशन के लिए, राइट। अब रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं इस क्वेश्चन में। ये कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर यूज हो जाएगी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि आपका फोटोसिंथेसिस के दौरान या दिन के टाइम पे जो भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी उसका मतलब मेजर पार्ट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो मेजर पार्ट ऑक्सीजन का होगा वो एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं नाइट प्रोसेस का क्या होता है। नाउ एट नाइट टाइम कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी। अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी देन रेस्पिरेशन तो हमें उस समय भी होना है, प्लांट को ऐसे रेस्पिरेशन तो उस टाइम पे भी करना है। तब वो क्या करेगा, आपके एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इनटेक करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर में। एंड दैट्स द रीजन जो बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े ट्रीज होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का।
That's why it is not advisable to sleep under a big tree at night. इसीलिए रात के टाइम पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्लांट्स के नीचे सोना इज नॉट एडवाइजेबल. ऑलराइट. तो गाइस अभी तक जैसा हम लोग देख चुके हैं कि ऑक्सीजन प्लांट के अंदर जाने के लिए 3 अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं. या तो वो स्टोमेटा से जाएगी, या लेंटिसेल्स के थ्रू जाएगी, या जनरल सरफेस ऑफ रूट्स के थ्रू जाएगी. तो आइए अब हम सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऑक्सीजन रूट्स और स्टेम के थ्रू कैसे प्लांट के भीतर जाएगी. Now, as you can see here कि जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो भी ऑक्सीजन ट्रैप्ड होती है, रूट के हेयर्स उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं. अब ऑक्सीजन वहाँ से डिफ्यूज होते हुए, उन रूट हेयर्स से डिफ्यूज होते हुए रूट्स के दूसरे सेल्स में जाती है, राइट. और जब रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो उसी पार्ट से बाहर निकल जाती है एंड गेट इनटू द सॉइल ट्रैप. ऑलराइट. तो अब देखते हैं हम लोग कि ओल्डर पोर्शंस ऑफ स्टेम्स या रूट्स में ये प्रोसेस किस तरह से होता है. नाउ जो आपके ओल्डर स्टेम्स या रूट्स होते हैं उनमें ये प्रोसेस कैसे होता है. उनमें इस प्रोसेस के लिए जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो होता है थ्रू लेंटिसेल्स. और ये लेंटिसेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपका प्लांट का बार्क होगा, इन केस ऑफ अ वुडी प्लांट, वहाँ पे ये लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है. अब यंग प्लांट जो होंगे जिनका आप स्टेम भी ग्रीन होता है जनरली, राइट, उनके स्टेम्स और लीव्स में आपका ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है थ्रू स्टोमेटा, राइट. अब स्टोमेटा का जैसा आपको अच्छी तरह पता है कि ये आपके प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द प्लांट और फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑफ द प्लांट इटसेल्फ, राइट.
ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो बेसिकली ये दो तरह का हो सकता है ये प्रोसेस। फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकेंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपका कंप्लीट कंबशन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा, राइट, विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर ऑब्वियसली, राइट। और इसके साथ आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ साइड प्रोडक्ट निकलेंगे और 38 एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एटीपी के फॉर्म में रहता है, एनर्जी प्रेजेंट रहेगी, वो रिलीज होगी, राइट। हाउएवर इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ये होता है आपकी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना होता है, राइट। और ये कौन करता है? बेसिकली आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया जो होंगे वो इस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी उनको मिलती है। और इसमें क्या होगा कि आपका जो ग्लूकोज होगा उसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा और वो इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा अलॉन्ग विद द कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि इस दौरान केवल 2 एटीपी या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी ही प्रोड्यूस होंगे। फाइन, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये दो इक्वेशंस हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको ऑक्सीजन के साथ जब भी आपका ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा इट विल लीड टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर अलॉन्ग विद 38 एटीपी ऑफ एनर्जी। और जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीडाइज होगा इट वोंट रिक्वायर ऑक्सीजन और ये आपका ethyl alcohol, this is your C2H5OH is ethyl alcohol along with carbon dioxide and 2 ATP of energy। तो अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें इन दोनों में तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है बट इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। अब इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आपके ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। However, in case of anaerobic respiration, that will be incomplete breakdown. Aerobic respiration के end products कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होंगे, बट इन केस ऑफ anaerobic respiration इसके end products कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल होंगे। However, इन कुछ केसेस में ये आपका एसिटिक एसिड या लैक्टिक एसिड भी हो सकता है। देन एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी ऑफ एनर्जी जनरेट होगी, राइट, पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑब्वियसली। बट यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल 2 एटीपी एनर्जी ही प्रोड्यूस होगी, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये आपका साइटोप्लाज्म और मिटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही होता है। हाउएवर एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस only in cytoplasm. So I can write it over here that aerobic respiration takes place in cytoplasm and mitochondria. Right? मगर आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन केवल और केवल साइटोप्लाज्म में ही होता है। ऑलराइट, नाउ अब हम लोग देखते हैं कि आपका रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है।
तो जैसे कि आप अभी तक समझ चुके होंगे कि फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली अ प्रोसेस अंडर व्हिच अ प्लांट प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड with the help of water and carbon dioxide and in the presence of sunlight, right? That clearly says कि ये प्रोसेस आपका केवल और केवल दिन के टाइम पे ही हो सकता है, right? दूसरी तरफ रेस्पिरेशन इज related to the breaking up of food and this occurs during both day and night. All right. दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे एनर्जी इज स्टोर्ड, हाउएवर इन केस ऑफ रेस्पिरेशन द एनर्जी इज रिलीज्ड और गिवन आउट। फाइन। तो अब होता क्या है कि आपका जो फोटोसिंथेसिस है वो केवल वही उन्हीं सेल्स में हो सकता है जहां पे आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, बट रेस्पिरेशन जितने भी सेल्स होंगे प्लांट में उन सभी जगह पर ये पॉसिबल है। अब पॉइंट आता है कि हमारा रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स में और एनिमल्स में किस तरह से डिफर करता है, राइट? तो इन केस ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि प्लांट्स के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो होते हैं इथेनॉल, मगर एनिमल्स के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट इज लैक्टिक एसिड, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स प्रोड्यूस लिटिल हीट एज कंपेयर टू एनिमल्स. So this is all about the respiration in plants. So feel free to let me know in case if you have any further query or any doubt. Have a nice time and take care of yourself.